आज का जो टॉपिक है वो है ये जो वैल्यू सिस्टम है ना। आप समाज में देखते होंगे कि एक आदमी की वैल्यू ज़्यादा है, एक आदमी की वैल्यू उससे कम है, फिर और उससे भी कम है। तो भाई ये तो बड़ा आदमी है, फिर बोलते अरे ये तो ऐसे ही है। ऐसे करके एक वैल्यू सिस्टम पूरा आप अपने चारों तरफ महसूस करते होंगे, और आप भी चाहते होंगे कि आपकी वैल्यू भी जो है सबसे ऊपर हो, या कहीं ऐसी जगह में हो, मतलब इतनी हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा एडजस्टेबल, थोड़ा सेटिस्फैक्टरीली हो, कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। तो ये वैल्यू सिस्टम क्या है और ये कैसे समाज में पैदा होता है, और क्या ये ठीक है? क्या इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं हम लोगों के जीवन में, या कि ये ठीक है, यह कोई अनिवार्य चीज़ है कि होना चाहिए भाई, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा? तो क्या समझे? आज का टॉपिक इसी पर है, वैल्यू सिस्टम, माने आदमी का जो वैल्यू सिस्टम है। और ये प्रोग्राम आप तक यूएलएम जो टीम है वो लेके आ रही है। मेरा नाम है प्रेमजीत सरोही, और मैं अभी आज बैठा हूँ गंगोत्री में। आपको मैं पीछे का सीन दिखाऊं, देखें आप, ये गंगोत्री का सीन है। यहाँ का बड़ा ही मौसम सुहावना रहता है। इस समय यहाँ का मौसम और अरसिया का मौसम एक जैसा है। यहाँ पर भी कई प्रकार के आश्रम हैं, कई प्रकार के, मतलब कई वैल्यू सिस्टम के। किसी आश्रम की वैल्यू ज़्यादा है, किसी आश्रम की वैल्यू कम है। कई प्रकार के यहाँ होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं, जिनकी सबकी वैल्यू अलग अलग है। ये जो टोपी मैंने पहनी है इसकी वैल्यू अलग है, और भी वहाँ बहुत सारे प्रकार की टोपी हैं जिनकी सबकी वैल्यू अलग अलग है। आप बाज़ार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग है। मतलब सबका वैल्यूएशन हो रखा है हर चीज़ का। यहाँ जितनी भी जगह हैं, हर जगह की कीमत अलग है। कोई जगह महंगी है, कोई जगह सस्ती है। आप बस में आते हैं तो एक बस है जो लग्जूरियस है, उसका टिकट ज़्यादा होता है। एक जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, घंटे भर से ज़्यादा बैठो तो चुतड़ दुखने लगते हैं, उसका टिकट कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। कार में आओ तो और ज़्यादा वैल्यू, और महंगी कार में आओ तो और ज़्यादा वैल्यू। तो जैसे ये चीज़ों की वैल्यू है, जगहों की वैल्यू है, वैसे ही आदमी की भी वैल्यू है। तो आदमी की जो ये वैल्यू है ये कैसे क्रिएट होती, क्या इन चीज़ों से क्रिएट होती है? तो ये वैल्यू सिस्टम आता कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स कौन सा है? क्योंकि इस वैल्यू सिस्टम से हमें इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। हमें अनुभव होता है कि हम कुछ हैं, और हमें अनुभव होता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। देखते हैं ना, जब अभी जैसे 4-5 लाख किसान जो है दिल्ली में पड़े हुए हैं, और एक आदमी नहीं मान रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो नहीं मान रहे, उनकी वैल्यू ज़्यादा है इन 5 लाख किसानों की वैल्यू के सामने। ये वैल्यू सिस्टम, और फिर इस वैल्यू सिस्टम की वजह से कितनी प्रॉब्लम खड़ी होती है लोगों के जीवन में। तो आज इसी को समझते हैं कि ये वैल्यू सिस्टम पैदा कैसे होता है, हर आदमी की वैल्यू कैसे होने लगती है, वैल्यूएशन कैसे होने लगता है, हर आदमी का मूल्यांकन कैसे होने लगता है। वैल्यूएशन को हिंदी में बोले तो मूल्यांकन, उसका मूल्य का आकलन, कि भाई ये कितना वर्थी पर्सन है, ये कितना मूल्यवान है ये व्यक्ति। तो आप देखेंगे कि हमारा मूल्य जो जनरली स्वाभाविक रूप से आता है वो आता है कि हम कमाते कितना है। उस घर में जो कमाने वाला होता है वो कमा कितना रहा है, डेली वाइज या मंथली वाइज। ज़्यादातर लोग मंथली वाइज देखते हैं क्योंकि सैलरी सिस्टम मंथली वाइज रहता है। तो किस आदमी को कितनी कमाई है महीने में, इससे उसका मूल्यांकन तय होता है। तो जितनी उसकी तनख्वाह होगी, जितनी उसकी कमाई होगी महीने में, उसी हिसाब से एक उसका मूल्यांकन जैसा तय हो जाता है समाज के बीच में, और दूसरे लोग उसको उसी मूल्य के अंतर्गत देखते समझते हैं। तो ये जो मूल्यांकन है, इससे समाज में जिसके पास ज़्यादा अर्निंग है, जिसके पास ज़्यादा आय है महीने की, उसका ज़्यादा मूल्यांकन, जिसके पास कम आय है महीने की, उसका कम मूल्यांकन। तो ज़्यादा मूल्यांकन और कम मूल्यांकन। जो ज़्यादा मूल्यांकन वाला है उसकी ज़्यादा बात मानी जाती है। कौन मानते हैं उसकी बात? उससे जो कम मूल्य वाले हैं,
वो जो बोल दे उनको मानना पड़ता है, नहीं मानते हैं तो और घाटे में जाते हैं और नुकसान में जाते हैं। क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा मूल्यवत्ता है, जो जितना ज़्यादा मूल्य रखता है, उसके पास उतनी ज़्यादा ताकत होती है। ऐसे करके हमारे इसमें मूल्य पैदा होता है। माने कितनी धन दौलत हमारे पास है, या तो कोई भी ढंग से, और या तो मंथली हमारी इनकम कितनी है, इस आधार से हमारा मूल्य तय होता है समाज के बीच में। किसका? उस घर का जो मेन आदमी है, जो कमाने वाला है, उसका, और उसके थ्रू बाकी के जो घर के सदस्य हैं उनका, उसकी पत्नी का, उसके माता का, उसके पिता का, उसके बच्चों का मूल्यांकन होता है समाज में। और उसी मूल्यांकन के हिसाब से दूसरा आदमी कि उसका मूल्यांकन कितना है, आपस में व्यवहार होता है। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन, तो विभिन्न प्रकार की ऊंच नीच, विभिन्न प्रकार की असमानता, विभिन्न प्रकार का लेवल मूल्यांकन का, तो ये क्या करता है कि इससे समाज में एक आदमी और दूसरे आदमी के जो बीच व्यवहार है वो बराबरी से कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हो भी नहीं सकता। जहाँ पर हर चीज़ मूल्य के आधार से तय होती हो, वहाँ पर उसी आधार से सारा व्यवहार होगा। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, उसी हिसाब से आप उतना बड़ा घर खरीदेंगे या बनाएंगे, उतनी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, उतने ही बड़े स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन होगा, वो उतने बढ़िया कपड़े पहन कर जा रहे होंगे, उनका खान पान बढ़िया होगा, उनको छोड़ने भी गाड़ी में जा रहे होंगे, उनके माता पिता भी शान से आते जाते होंगे, और वो भी उसी लेवल से दूसरों के साथ व्यवहार करते होंगे। जो अपने से कम मूल्यवान है उनके साथ हल्का व्यवहार होता है, जो अपने से ज़्यादा मूल्यवान है उनके साथ में जी हजूरी करके व्यवहार होता है, और जो अपने समकक्ष हैं उनके साथ में बराबरी जैसा व्यवहार होता है। क्योंकि कुछ सारे लोग तो एक जैसे भी होते हैं ना, एक जैसी सैलरी होती है उनकी, एक जैसी आय होती है, तो केवल उनके साथ ही उनका बराबरी जैसा व्यवहार होता है। और ये स्वाभाविक हो ही जाएगा, क्योंकि आप जब भी किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो मूल्य के आधार से कर रहे हैं ना, वही बेस हो जा रहा है आपके सारे व्यवहार का। क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार कब करता है? जब उसे या तो उससे कुछ लेना होता है या देना होता है, या तो कुछ उससे करवाना होता है या तो कुछ करना होता है। तो करवाना हो कि करना हो, उसके पीछे पूरा गणित यही रहता है कि भाई हम इसके साथ व्यवहार रखें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, माने हमें क्या मूल्य मिलेगा इससे। तो सारा व्यवहार जो है वो कमर्शियल जैसा हो जाता है सब जगह। कैसा हो जाता है? कमर्शियल जैसा। मतलब जो व्यवहार है वो व्यवहार के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि कमर्शियल के अकॉर्डिंग होता है, व्यवसायीकरण के हिसाब से होता है, एक दूसरे के मूल्य के हिसाब से रहता है। तो इससे जो व्यवहार आप देखते हैं वो आप देखते ही होंगे कि कैसे करके लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। कई जगह देखा होगा कि अपने से छोटों को बोलते हैं हे इधर आओ, और अपने से बड़ों को, माने बड़ों का मतलब मूल्य में बड़े, तो उसमें बोलते हैं सर या हुजूर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को आदमी जैसे तो देखता नहीं, कैसे करके देखता है कि ये कितना कीमती आदमी है, इसकी कीमत कितनी है। जैसे कंपनी में मैनेजर जो होता है वो कैसे बात करता है? वो ऐसे बात करता है जैसे कि उनका माई बाप हो। और जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो कैसे बात करते हैं? ऐसे ऐसे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये आप देख सकते हैं व्यवहार में कितनी प्रॉब्लम खड़ी होती है। पत्नी, अब घर में देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बाहर का बताया, घर में जो एक मेन आदमी रहता है जो कमाई करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है घर में, और बाकी सब उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो बाकी सबका व्यवहार उसकी तरफ ऐसे होता है जैसे कि माई बाप की तरफ व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और उसका व्यवहार उन पर ऐसे रहता है जैसे वो उन पर कोई एहसान कर रहा है। और जब भी उसे कुछ पसंद नहीं आता किसी के उसमें, तो वो उसको डकारता है कि हाँ ऐसे नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, उसके साथ नहीं बैठना है। मतलब क्योंकि इसका मूल्य है और बाकी का मूल्य है नहीं, बाकी का मूल्य जो है वो भी इसके ही हिसाब से है, इसके ही वजह से है। तो ये जैसे चाहता है उनकी लाइफ को अपने ढंग से चलाना, मतलब इसे जैसा लगता है कि हाँ ठीक होगा। ऐसा नहीं कि ये कोई उनका दुश्मन होता है, पर भाई आप दूसरे का सुख दुख आप उतना नहीं समझ सकते ना जितना सामने वाला समझता है। तो वो इसी चक्कर में कि मेरा उत्तरदायित्व है, मेरे ऊपर डिपेंड है,
तो मैं इनकी लाइफ को अच्छा करूं और मेरे हिसाब से जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन उनके हिसाब से वो अच्छा नहीं पड़ता तो ये उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वो अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और इन सबको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके थ्रू ही जो भी सुख मिलेगा कम और ज़्यादा वो इसके थ्रू ही मिलेगा। तो ये एक आर्थिक टाइप का एक मानसिक प्रेशर रहता है जो जिस पे डिपेंड रहते हैं उन लोगों में। तो वो कभी भी नेचुरल जैसे वो हैं ऐसा अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जैसे वो हैं ऐसा जी नहीं पाते। तो इस मूल्यांकन वाले सिस्टम का क्या फ़ायदा फिर? ये सिस्टम हमने क्यों बनाया? ये सिस्टम तो गड़बड़ हो गया ना, गलती हो गई नहीं। तो माने एक वस्तु के मूल्यांकन में आदमी का मूल्यांकन हो गया। अब ये मूल्यांकन कहाँ से आ रहा है? ये वस्तुओं के मूल्यांकन से ही आ रहा है कि आप जो सर्विस और प्रोडक्शन दे रहे हो समाज में, तो वहाँ जिस चीज़ का प्रोडक्शन आप दे रहे हो उसकी कितनी वैल्यू है, माने उसकी मांग कितनी है और पैदा करने वाले कितने लोग हैं, इस आधार से उसकी वैल्यू तय होती है। जैसे गेहूँ पैदा करने वाले बहुत सारे हैं और मांग उतनी है नहीं, तो गेहूँ का मूल्य है 20 रुपये, 18-20 रुपये किलो, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट की जॉब है, तो वो मैनेजमेंट की जॉब बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं और मांग ज़्यादा है, तो उन वैल्यू ज़्यादा है। या एप्पल कंपनी है तो एप्पल का मोबाइल बनाते हैं, वो महंगा बिकता है भाई, तो वहाँ आके जितने भी लोग हैं उनको भी सैलरी महंगी होगी, तो उनका मूल्य ज़्यादा होगा। कहाँ काम करते हो? एप्पल की कंपनी में। कहाँ काम करते हो? टेस्ला की कंपनी में। कहाँ काम करते हो? बाज़ार में एक दुकान पे नौकरी करता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है कि एक मानव और दूसरे मानव के बीच में जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार भावनात्मक स्तर से होता ही नहीं, वो मानसिक स्तर से होता है, वो मूल्यवत्ता के कारण होता है, बस मूल्यवत्ता के स्तर से कमर्शियली होता है। घर में भी कमर्शियली होता है। मतलब कॉमर्स जो है वो इतना बड़ा बेस है कि अगर आपने वो मूल्य वाला रख लिया तो वो हर चीज़ का मूल्यांकन उससे हो जाता है। कुर्सी का, तकिए का, मोबाइल का, चश्मे का, टोपी का, घर का, आदमी का भी। क्योंकि अगर आप इन बाकी सब चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपका भी मूल्यांकन हुए बिना रह नहीं सकेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप ही पैदा करते हैं। तो अगर आपने इनका मूल्यांकन किया तो आपका भी होगा, और मूल्यांकन किया तो सीधी सी बात है किसी का कम होगा और किसी का ज़्यादा होगा, नहीं तो मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बोले कि अच्छा भाई सबको बराबर ही वाला मूल्यांकन कर दो, नहीं तो फिर तो मूल्यांकन किया नहीं किया एक ही बात है। तो मूल्यांकन वाली प्रणाली से आप देख रहे होगे सब अपने जीवन में कि आप सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। इस मूल्यांकन भरी दुनिया में, इस मूल्यांकन भरे समाज में कोई भी आदमी सहज रूप से नहीं जी पाता है, ना बाहर जी पाता है समाज के अंदर और ना घर में जी पाता है। मित्र के साथ उसे थोड़ा ज़रूर अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बराबरी का हिसाब किताब रहता है। मूल्यांकन में कुछ लोग तो होते हैं ना जो बराबर वाले मूल्यांकन के होते हैं, तो उन्हें थोड़ा उसे अच्छा लगता है। वहाँ वो अपने दिल की सारी बात बता देता है, दूसरा भी बता देता है, क्योंकि वहाँ मामला बराबरी का है। लेकिन बराबरी वाले रिश्ते तो बहुत कम होते हैं, वो तो इतने सारे होते नहीं, क्योंकि आपका सारा दिन कहाँ कटता है? ऑफिस में कटता है, दुकान पे कटता है, माने जहाँ आप रोज़गार करते हैं वहाँ कटता है 8-10 घंटे, तो 1-2 घंटे आने जाने में कटता है, फिर घर में कटता है। मित्रों के साथ तो कभी हफ्ता 10 दिन में बैठने की मुलाकात हो जाती है, नहीं तो सब जगह ही असहज जीवन है, असहज व्यवहार है, असहज आपसी संबंध है। हमेशा ही जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार कर रहा है तो देख रहा है इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैं इससे क्या ले लूँगा, है ना, क्या निकाल लूँगा। अब यही तो शोषण है। जब एक आदमी दूसरे आदमी से ये सोच के व्यवहार करे कि मैं इससे क्या ले लूँ, दुकानदार अपने ग्राहकों से ये सोच के व्यवहार करे कि मैं कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य ले लूँ, पैसा खींच लूँ चीज़ का, यही तो शोषण है भाई। इसी को तो शोषण बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में 50-50 हज़ार में एम्बुलेंस मिली, जिनको 2,000 में कोई नहीं पूछता, वो 50-50 हज़ार मजबूरी में उठा रहे। तो ये क्या है? ऐसे ही व्यवहार है। मूल्यांकन सिस्टम में व्यवहार ऐसे ही होता है। वहाँ भ्रष्टाचार होगा ही, आप रोक नहीं सकते।
वहाँ एक दूसरे के शोषण करने की वृत्ति रहेगी ही, आप रोक नहीं सकते। हाँ, आप कर नहीं पा रहे हो शोषण तो अलग बात है, लेकिन आपकी वृत्ति रहेगी। जब भी आप एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार करेगा तो यही करेगा कि ये मुझसे जितना ले रहा है मैं इससे ज़्यादा खींच लूँ इससे। उसी को तो लाभ बोलते हैं। लाभ और हानि, लाभ और हानि का मतलब क्या कि मैंने आपको जो दिया उससे ज़्यादा आपसे ले लिया तो ये मेरा लाभ हो गया, और मैंने आपको जो दिया उससे कम ले पाया, मतलब आपने मुझे जो दिया उससे आपने ज़्यादा ले लिया तो ये आपका लाभ हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो हम लोगों का सारा व्यवहार लाभ और हानि पर, मतलब एक का जो लाभ है वो दूसरे की हानि पर टिका हुआ है। ऐसा सिस्टम मूल्यांकन वाला। अब सोचिए, ऐसे में हमारे पास बहुत पैसा भी आ जाए, मूल्यवत्ता भी आ जाए, तब भी क्या जो संबंधों वाला प्रेम है वो कभी हमें मिल सकेगा? कभी हम उसको छू भी सकेंगे? कभी हम उसको एहसास भी कर सकेंगे? नहीं, इसलिए कोई नहीं कर पाता। और इसीलिए प्रेम जो है उसकी परिभाषा ऐसी उलझुल रहती है कि लोगों को समझ नहीं आती कि अच्छा क्या है, क्योंकि जो चीज़ अनुभव ही नहीं हो रही है तो वो समझ में कैसे आएगी? समझने के लिए तो कोई चीज़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। नहीं तो जैसे एक जापानी फल होता है रशिया में, उसको वहाँ खोरमा बोलते हैं। अब वो यहाँ तो बहुत कम आता है, तो अब जिसने वो देखा नहीं होगा, मैं बोलूँ भाई खोरमा बड़ा स्वादिष्ट है, उसके लिए तो कुछ भी वो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, क्योंकि जब तक वो एक बार खाएगा नहीं तो उसका स्वाद नहीं लेगा, तब ना उसको उसके बारे में कुछ उसका अनुभव होगा, कुछ समझेगा अच्छा ऐसा कोई फ्रूट है। तो लोगों को अपने घर में भी जब वो बीवी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रेम नहीं अनुभव हो रहा है। क्योंकि कैसे होगा भाई? प्रेम तो बराबरी में अनुभव होता है। किसमें अनुभव होता है? जब मूल्यवत्ता बराबर हो या मूल्यवत्ता ना हो। तो अब एक आदमी कमा रहा है घर में तो बराबर तो हो नहीं सकती मूल्यवत्ता, क्योंकि बाकी लोग तो डिपेंड हैं आपके ऊपर। तो वो कभी भी सहज बराबरी वाला व्यवहार आपसे नहीं कर सकते, आप भी उनसे नहीं कर सकते। मान लिया आप बहुत इस बात को समझ गए, मैंने ये समझाया और आप समझ गए, और चलो आप समझ के आधार से मूल्य सिस्टम से हट रहे हो, मूल्य सिस्टम में रहते हुए भी, तो और आप उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाह रहे हो, लेकिन वो तो नहीं करेंगे क्योंकि हर आदमी तो नहीं समझेगा इस बात को। तो कभी आपको वो प्रेम तो कभी अनुभव ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज़ होगी तब ना अनुभव आएगी। प्रेम तो बराबरी में प्रकट होता है, बराबरी में उसकी केमिस्ट्री तैयार होती है। जब कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता और कोई किसी का शोषण करके लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसी अवस्था में प्रेम पैदा होता है ना। तो वहाँ से वाणिज्य हटता है, वाणिज्य विदा होता है, फिर कॉमर्स वहाँ से हट जाती है, और तब फिर प्रेम का प्राकट्य होता है। जैसे अभी छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ हम, क्योंकि वहाँ ये मूल्यांकन काम नहीं करता, क्योंकि बच्चा तो समझता नहीं मूल्यांकन, हम वहाँ थोड़ा सा उसको प्रेम अनुभव कर पाते हैं, हल्का फुल्का सा, वो भी एक तरफा, क्योंकि वो तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं है। लेकिन बड़ों के बीच में जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं या और जितने भी उम्र के हो जाएं, तो उनमें क्या रहता है कि वहाँ सब कमर्शियली व्यवहार है, होगा ही, क्योंकि वो जब भी आपके साथ व्यवहार करेंगे उन्हें ये बात दिमाग में रखनी ही होगी कि पिताजी नाराज ना हो जाएं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है। तो उसमें वो कंप्रोमाइज़ करेंगे अपने उसमें। सही जो तस्वीर है, सही जो बात है, वो कभी सामने नहीं आएगी, छुपा रहेगा सब कुछ, आपके अंदर भी छुपा रहेगा, उसके अंदर भी छुपा रहेगा। तो भाई प्रेम कब होगा? प्रेम अभिव्यक्त कैसे होगा? प्रेम तो आज़ादी में अभिव्यक्त होता है ना, स्वतंत्रता में अभिव्यक्त होता है, जब कंप्रोमाइजेशन की कोई गुंजाइश ना हो, कंप्रोमाइज बिल्कुल भी ना होता हो जहाँ, वहाँ प्रेम पैदा होता है। अगर वहाँ मैचिंग है आपस में तो लोगों के बीच में, तब वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी बात के लिए, और जैसे हैं वैसे अभिव्यक्त करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रेम जो है वो सम्मान में ही पैदा होता है। सम्मान माने एक जैसा मान सबका, बराबरी से, तो वहीं पैदा हो सकता है। वो चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी का हो, चाहे प्रधानमंत्री पियोन का हो, अगर बराबरी है तो ही उनके बीच में प्रेम वाला संबंध हो सकता है, प्रेम वाला व्यवहार हो सकता है। जब प्रेम वाला संबंध होगा, प्रेम वाला व्यवहार होगा, तभी हम उसको अनुभव करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ होगी तब ना हम अनुभव करेंगे। जब कोई चीज़
है ही नहीं है तो अनुभव कैसे होगी। अभी कॉमर्स है तो कॉमर्स ही अनुभव होती है, उसी को हम कभी कभी प्रेम बोल लेते हैं। थोड़ी बहुत जो दूसरा आदमी किसी चक्कर में आके और हमें कोई फेवर दे जाता है, हमें कोई लाभ दे जाता है, हमें लगता है अरे देवता आदमी है। तो मूल्यांकन कितनी गड़बड़ चीज़ है। एक तो ये हो गया, ये तो संबंधों का हो गया कि संबंधों की कितनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सबको, चाहे वो किसी भी मूल्यवत्ता पर है, चाहे वो अडानी अंबानी है और चाहे वो एकदम सड़क छाप है। अब वो बाकी जीवन में देखते हैं कि मूल्यांकन से क्या होता है कि एक वर्ग होता है कि जिसके पास में सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मूल्यांकन वाला होगा उसका मतलब है कि उसके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता होगा, ज़्यादा मूल्य इकट्ठा होता होगा, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा है, उसकी आमदनी ज़्यादा है महीने की, तो हर महीने की आमदनी ज़्यादा है तो उसके पास इकट्ठा होता रहेगा दे दनादन। अब उसके पास इकट्ठा होगा तो कहीं तो कम होगा, क्योंकि आरबीआई तो गिनती का नोट छापता है ना भाई। तो अब अगर कुछ लोगों के पास पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जैसा कि ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट ही है कि 70 से 75% लोगों के पास, मतलब 70 से 75% जो आय है हर साल की, वो 1% लोगों के पास जाती है। क्योंकि मूल्यांकन का मतलब ही है ना कि जिसका ज़्यादा मूल्यांकन उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा और हर महीने जाएगा, तो इसका मतलब है कि कहीं कम रह जाएगा। कुछ चीज़ें सस्ती होंगी या ज़्यादातर चीज़ें सस्ती होंगी, कुछ चीज़ें महंगी होंगी, तो महंगे वाली चीज़ों को महंगे वाले लोग खरीदेंगे, सस्ती चीज़ों को सस्ते वाले लोग खरीदेंगे। मतलब जीवन का पूरा स्टैंडर्ड ही ऐसे बट के रह जाता है, एकदम जीरो गरीबी से लेके और एकदम 100% अमीरी तक। तो ऊपर के 10% तक के लोग तो चलो ठीक है, उस मामले में एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बाकी 90% लोग ऊपर से नीचे तक गरीबी बढ़ती चली आती है, और नीचे के 50-60% तो मतलब ऐसे समझो कि वो तो रोबोट जैसी ज़िंदगी है उनकी, कि बस उन्हें उतना ही मिलता है कि खा पी के ज़िंदा रह सकें और अगले दिन फिर काम पे। ऐसे आदमी की ज़िंदगी हो जाती है कि उसे बस इतनी अर्निंग होती है कि बस वो खाना पीना खा के ज़िंदा रह सके अगले दिन काम करने के लिए, बस यही ज़िंदगी है उसकी। उसकी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है, वो कहीं पिकनिक नहीं जा सकता, वो जैसा खाना चाहे वैसा खा नहीं सकता, वो फिल्में नहीं देख सकता, वो क्लब नहीं जा सकता, वो स्विमिंग पूल में नहीं जा सकता, वो किसी अच्छे ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठ सकता। उसकी ज़िंदगी ऐसी भिखारियों जैसी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप पूरा का पूरा व्यवहार खराब हो गया और पूरा का पूरा जीवन खराब हो जाता है। व्यवहार तो सबका खराब हो जाता है, क्या गरीब और क्या अमीर। लेकिन जो वैसी ज़िंदगी है कि लग्जूरियस टाइप की, वो भी केवल जो 10% है ऊपर के उनको मिल पाती है। 90% में ऊपर से नीचे वो कम होती चली जाती है, और नीचे 50-60% की ज़िंदगी तो एकदम झंड जैसी रहती है। वो हमेशा ही ऐसी स्थिति में रहते हैं कि कल को पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ भी काम करने में सोचते हैं कि कहीं ये पैसा चला ना जाए। जैसे किसान लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं खेती में, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कहीं बारिश ना पड़ जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए। कहीं ऐसा क्यों होता है? ये मूल्यांकन वाली जो सिस्टम है, इसकी वजह से ये सारा चक्कर है। आप समझ रहे हैं मूल्यांकन मतलब क्या चीज़ होती है? कितनी ख़राब चीज़ है मूल्यांकन वाली चीज़, और ये सदियों से हम लोग जीते चले आ रहे हैं। अब तक जितना इतिहास है वो सारा मूल्यांकन वाला है। इसका कोई उपाय अभी तक किसी ने खोजा नहीं, तो मैंने इसका उपाय खोजा। एक संपूर्ण समाधान पूरी पुस्तक लिखी है, जिसमें बिना मूल्यांकन वाला सिस्टम लिखा है, जिसमें कि बिना मूल्यांकन किए एक दूसरे का हम ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं बराबरी वाली, और वो भी उच्चतम संपन्नता वाली। बराबरी वाली में ऐसा नहीं कि सब गरीब गरीब या सब मीडियम परिवार टाइप, आर्थिक टाइप में ना। आज का अडानी अंबानी जो लाइफ जीते होंगे उससे भी बेहतर लाइफ है, और लेकिन सबकी है, और बिना एक दूसरे पे डिपेंड किए, घर में भी बिना एक दूसरे पे डिपेंड किए। ऐसी लाइफ, ऐसा सिस्टम जो आपको आपके हिसाब से लाइफ देगा। माने बच्चा जो एजुकेशन पढ़ना चाहेगा, जितनी पढ़ना चाहेगा उतनी उसको एजुकेशन मिलेगी, कोई एग्ज़ाम भी नहीं उसका। बड़ा होके जिस फील्ड में वो जॉब करना चाहेगा उसी की उसको ट्रेनिंग मिलेगी, जो वो योग्यता हासिल करेगा उस दौरान, उसके हिसाब से और उसकी रुचि के हिसाब से उतने में, उसी में वो जॉब करेगा। 25 से 50 साल की उम्र के बीच में 25 तक उसको सब कुछ मिलेगा, ऐसे ही जो भी सब कुछ होता है, और 50 के बाद में भी उसको सब कुछ मिलेगा जो भी सब कुछ होता है। ऐसा सिस्टम मैंने उसमें लिखा है। उसमें ऐसा अर्थशास्त्र दिया है नया, ऐसा उसमें पॉलिटिकल
मॉडल दिया है। पॉलिटिकल मॉडल में क्या होगा कि 24 घंटे जो सत्ता की पावर है वो जनता में निहित रहेगी। 24 घंटे, 5 साल में एक बार नहीं, 24 घंटे। आज की तरह नहीं कि आज की तरह जैसे मोदी जी के पास जिम्मेवारी भी है और सारी पावर भी है, माने दोनों चीज़ें उनके पास है। इसमें जो पॉलिटिकल मॉडल है वो कैसा है कि उसमें जिम्मेवारी है लीडर के पास में और पावर है जनता के पास में, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी चीज़ जनता के लिए हो रही है ना, जनता मालिक है। आज भी ये बोलते हैं कि भाई जनता मालिक है, लेकिन व्यवहार में तो है नहीं। व्यवहार में तो प्राइम मिनिस्टर मालिक है, वो नाम अपना चाहे कुछ भी रखे, प्रधान सेवक रखे। प्रधान सेवक का मतलब होता है कि मुख्य नौकर, तो नाम वो अपना चाहे मुख्य नौकर रख ले, मगर सारी पावर तो उसके पास है। वो जो चाहे कर लेता है, वो जो चाहे नियम बना लेता है। वो नियम बना लेता है कि अब हमें जितना भी चंदा मिलेगा किसी को पता नहीं चलेगा भाई, उसको लीगल कर लेता है कि अब कोई भी कंपनी हमें कितना भी चंदा दे, अब किसी को मालूम नहीं चलेगा, जनता को माने असली मालिक को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। दूसरे शब्दों में बोले तो घूस दी, ये सीधी सीधी घूस है। और ये उनको डरा के कितना भी पैसा मांग सकते हैं कि तुम्हें इतना देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हम ये सब कर देंगे, वो कर देंगे, CID भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। तो अभी पावर भी उनके पास है, जिम्मेवारी भी उनके पास है, तो पावर का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिम्मेवारी कभी पूरी करते नहीं है, क्योंकि पावर उनके पास है। कौन पूछने वाला है उनसे भाई? उनकी मर्जी है, मीडिया में आए कुछ बताएं, नहीं बताएं, अपने मन की बात करें। तो ये पॉलिटिकल मॉडल जो है ये गलत है। तो मैंने पॉलिटिकल मॉडल क्या रखा है कि उसमें जिम्मेवारी जो है, जवाबदेही जो है, वो है जिस जॉब पर काम कर रहे होंगे उनके पास में, और उनकी जो सारी ताकत है वो है जनता के पास। अगर कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता तो जनता उसको कभी भी हटा सकती है वहाँ से, कभी भी। 24 घंटे सत्ता की जो पावर है, पूरे सिस्टम की जो पावर है, वो जनता के पास। तो ऐसा पॉलिटिकल मॉडल दिया है। एजुकेशन मॉडल ऐसा दिया है कि जिसको जितना एजुकेशन चाहिए, जैसा चाहिए उस तरह का एजुकेशन उसको मिलेगा, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पे। 50 के बाद में जितनी भी उम्र आप जिएंगे आपको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, मतलब पेंशन का कोई चक्कर नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे रिटायर होने में 5 साल बचे, उसके बाद कैसी ज़िंदगी चलेगी। अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो पता नहीं पालेंगे कि नहीं पालेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो डिपेंडेंट हो जाएंगे उन बच्चों पर जो बच्चे अब तक उन पर डिपेंड थे। मतलब ये डिपेंडेंसी का खेल चलता रहेगा इस मूल्यांकन वाले सिस्टम में। कभी बच्चे माँ बाप पे डिपेंड होंगे तो कभी माँ बाप बच्चों पे डिपेंड होंगे, और जो जिस पे डिपेंड होगा वो उसकी बैंड बजाएगा, जाने और अनजाने, या बजती रहेगी उसकी। क्योंकि हम जिस पर डिपेंड करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, दोनों को ही। तो ये आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन वाला सिस्टम हर हाल से बेकार है, हर हाल से बुरा है। ये कोई अच्छे परिणाम नहीं देता आदमी की ज़िंदगी में। आप इसको जैसे करके कभी देख लीजिए, कमर्शियल में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी कंपटीशन रहता है, एक दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे निकलने की पूरी स्थिति बनी रहती है। आपस में व्यवहार अच्छा नहीं होता, घर में व्यवहार अच्छा नहीं होता। 90% से ज़्यादा आदमी गरीबी में जीते हैं। अब देखिए, कोई भी स्तर पर कहीं पर भी इसमें कुछ ठीक है क्या? कुछ भी इसकी पॉजिटिविटी है क्या कि भाई चलो इस सिस्टम की ये पॉजिटिविटी है, इसकी वजह से इसके रोक लो ना? कोई पॉजिटिविटी नहीं है इस सिस्टम की। तो ये सिस्टम पूरी तरह से क्या करता है कि हमें बांट देता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि अंग्रेजों ने क्या किया भाई, डिवाइड एंड रूल किया, हमको आपस में बांटा और हमारे ऊपर शासन किया। भाई ये सिस्टम ने ऐसा किया है। सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम एक सब आदमियों को बांट देता है। किसमें? विभिन्न मूल्यांकन में। तुम इससे छोटे हो, तुम इससे बड़े हो, तुम इससे ऐसे हो, तुम इससे वैसे हो। सिस्टम डिवाइड कर रहा है हमें एक दूसरे से, कोई आदमी नहीं डिवाइड कर रहा। किसी एक आदमी की कहाँ इतनी ताकत होती है कि वो एक आदमी को दूसरे आदमी से या सारे आदमियों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे ना? कोई आदमी ये डिवाइड कर पाता है क्योंकि डिवाइड करने के लिए पूरी सहूलियत हो रखी है। पूरा सिस्टम इस बात के लिए बैठा ही हुआ है कि वो आपको डिवाइड किए ही हुए है। बस इसका कोई आके फ़ायदा उठा लेता है, जिसको ये थोड़ा गणित समझ में आ जाता है।
आपके अलग अलग मूल्यांकन हैं तो ये डिवाइड हो गया ना, और कैसे डिवाइड होता है? आप जब उसको बराबरी में देख ही नहीं रहे हो तो डिवाइड तो हो गया ना। आप उसके बराबर में कभी बैठोगे नहीं, या तो उससे नीचे बैठोगे या तो उससे ऊपर बैठोगे, या तो उससे नीचे वाला व्यवहार करोगे घटिया वाला, या उससे जी हुजूर वाला व्यवहार करोगे। या तो किसी को थप्पड़ खिलाओगे और या तो किसी से थप्पड़ खाओगे, या तो किसी को डांट खिलाओगे या तो किसी से डांट खाओगे। कहाँ व्यवहार? तो सब डिवाइडेड ही तो है। कहाँ बराबरी में, कहाँ हम जुड़े हुए हैं बराबरी में? तो मूल्यांकन वाला सिस्टम अपने आप में इतनी खराब चीज़ है कि ये एक आदमी को दूसरे आदमी से जुड़ने ही नहीं देता। ये इसके रहते हम जुड़ नहीं सकते। मैं कभी भी आपके साथ बराबरी अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक इस सिस्टम में जी रहा हूँ। मैं चाहूँ भी तो, मैं चाहूँ कि एक रिक्शे वाला है, वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसको 1000 रुपये दूँ, लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भी तो कहाँ से आएंगे। उसकी हालात देख के कि उसके पास न कपड़ा है ठीक से, न कुछ है, रात में वो सो भी रिक्शे पे ही जाता है या कहीं ऐसे ही सड़क के किनारे अपना बिस्तर लगा लेता है मच्छरों में, गंदगी में। क्या ज़िंदगी है उसकी? उस पर रहम आके आप उसको कुछ देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते क्योंकि है ही नहीं है हमारे पास। कहाँ से देंगे? हमारे पास भी तो मूल्यांकन के सिस्टम से ही आ रहा है। हमारे पास भी तभी आ रहा है जब हम किसी से उसको अचीव करें। तो या तो अपने आप को शोषण करवा के अचीव करें, ज़्यादा शोषण करवाएं और लें कम, और या ज़्यादा शोषण करें और दें कम, क्योंकि इसी लाभ और हानि यही लिखा रहा है। वो लिखा रहता है ना शुभ लाभ। नहीं भाई, ये शुभ लाभ जो है वो शुभ नहीं होता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए शुभ है मगर जिसकी हानि हो रही है उसके लिए वो अशुभ है। तो माने अगर 140 करोड़ की जनता है भारत में, तो उसमें से 70 करोड़ का नुकसान होता है तो 70 करोड़ का लाभ होता है। तो कोई चीज़ जो 70 करोड़ के लिए शुभ लाभ है वो अशुभ हानि हो रही है बाकी 70 करोड़ के लिए, क्योंकि लाभ और हानि वाला सिस्टम ऐसे ही काम करता है। क्योंकि लाभ हानि किससे होगी? मेरा लाभ होगा तो सीधी सी बात है दूसरे की हानि करके ही होगा इस मूल्यांकन वाले सिस्टम में। तो और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। भाई अडानी हमसे 1 लाख रुपए का काम करवा के हमें 30,000 देगा, 70,000 हमारे अपनी जेब में रखेगा, तो हमारी ये हानि हुई और उसका ये लाभ हुआ। एक दुकानदार 5 रुपये किलो की चीज़ को 8 रुपये किलो में बेच देता है, तो ये 3 रुपये उसका लाभ हुआ और दूसरे की हानि हुई। तो कैसे सुखी होंगे हम? वो 10% तो चलो कम से कम चीज़ों से तो सुखी हो रहे हैं, वस्तुओं से सुखी हो रहे हैं। रिश्तों में तो वो भी सुखी नहीं है, लेकिन चीज़ों में सुखी हो रहे हैं। बाकी 90% तो ना रिश्तों में सुखी हैं ना चीज़ों में सुखी हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे मूल्यांकन वाले सिस्टम का? क्या फ़ायदा ऐसे किसी खाने का कि वो आपके एक हाथ को तो बलवान बना के रखे और बाकी सारे शरीर को कमज़ोर बना दे? क्या फ़ायदा है? अगर ये पूरा समाज एक शरीर इसको समझो और उसमें खाली एक अंग 10% अंग ही बहुत ज़्यादा बलवान हो और बाकी अंग एकदम छिरछरा हो गया हो, कितना कुत्सित जैसा लगेगा, मतलब कितना विकृत जैसा लगेगा। कि एक आदमी है, उसको देखो कि उसका जो ये हाथ है ये एकदम ऐसा पहलवान है कि ये 200 किलो वजन उठा लेता और ये 200 ग्राम भी नहीं उठा पाए और पैर भी चल नहीं पाए। क्या फ़ायदा ऐसे? ऐसा शरीर रोगी कहलाएगा ना, निरोगी तो नहीं कहलाएगा। जो एक आंख आपकी इतनी बड़ी हो जाए और एक आंख जरा सी रह जाए। तो अभी का जो सिस्टम चल रखा है वो ऐसा ही है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन वाला सिस्टम जो है वो हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही पैदा करता है, कोई पॉजिटिविटी पैदा नहीं करता। अब ऐसा सिस्टम हमें रखना है, कंटिन्यू करना है, या ये जो नया सिस्टम है जो मैं बता रहा हूँ, जिसको आप पढ़ के नीचे कमेंट में कहीं उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और यूट्यूब पे ऑडियो में भी पूरी किताब पढ़ी है, उसको भी आप फ्री में वहाँ सुन सकते हैं चैप्टर वाइज। या ये नया सिस्टम लेके आए कि जहाँ सब आपके मन मर्जी का है, वहाँ कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं किसी की, बल्कि सभी लोग परम सुखी की अवस्था में वहाँ पे रहेंगे। सभी लोग बराबरी की अवस्था में, परम सुख की अवस्था में, परम प्रेम की अवस्था में। वहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से जो व्यवहार करेगा वहाँ प्रेम ही निकलेगा। तो या ऐसे सिस्टम को चाहते हैं कि जो आपको डिवाइड ना करता हो, जो जोड़ता हो, जो योग करता हो, माइनस ना करता हो, आपकी ज़िंदगी को डिवाइड ना करता हो, जो हर चीज़ को आपसे जोड़ता हो।
जो ज़िंदगी का जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब आपसे जुड़ते हों, आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसी ज़िंदगी जी पाएँ, ऐसा सिस्टम है वो। उसको एक बार आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, कुछ समझ में ना आए तो हम लोगों से चर्चा कीजिए। हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन ओपन मंच की 2 घंटे की मीटिंग होती है 9 से 11 बजे रात में, वहाँ वो ओपनली है, फ्री है। वहाँ पे आपके जितने भी सवाल हों, जब तक आपके सवाल नहीं ख़त्म हो जाएं तब तक आप ही सवाल करते रहेंगे। या आप अगर वहाँ वक्ता के रूप में आना चाहते हैं, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ है जो समाज को लाभ दे सकता है, तो आपका जब तक वो कॉन्सेप्ट वहाँ पूरा आप एक्सप्लेन नहीं कर लेंगे और लोग एक एक करके आपसे सवाल करके उसका कुछ फाइनल आउटपुट नहीं आ जाएगा, तब तक वो चलता रहेगा एडजॉइन हो के, एक दिन, फिर अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार। तो इस प्रकार का ओपन मंच हमने खोल रखा है। कम से कम जहाँ जहाँ बराबरी कर सकते हैं वहाँ बराबरी हम लोग कर रहे हैं, वहाँ सब बराबर हैं। वहाँ आप एक बार आके देख सकते हैं कि वहाँ सब बराबरी वाला व्यवहार है। उससे आपको एक अनुभव मिलेगा कि बराबरी पे आने पे कैसा अनुभव होता है, क्या प्रेम अनुभव होता है, क्या शांति अनुभव होती है। उस मामले में वहाँ जो उसको अपनी बात बोलने का स्पेस मिलता है, अपने सवाल बोलने का स्पेस मिलता है, थ्रो आउट मिलता है, अपनी बात कहने का पूरा स्पेस मिलता है, तो वहाँ वो एक अलग ही बात अनुभव करता है। वो उस बात से समझ सकता है कि अगर ये बात हमारे जीवन के हर बात में हो जाए तो क्या लाइफ होगी, कितनी सुखी लाइफ होगी सबकी। और इन सब चीज़ों के भी वहाँ जवाब हैं। आप सोच रहे होंगे कि संसाधन सीमित हैं, ये है वो, सबके जवाब हैं वहाँ, सबका मैनेजमेंट है। जो संसाधन सीमित भी है उसका भी कैसे मैनेजमेंट हो कि सबको मिल जाए, वहाँ सब पूरा मैनेजमेंट है। आप जो भी कोई सवाल सोच रहे होंगे अपने दिमाग में, वो सारे सवालों के जवाब ज़्यादातर उसमें किताब में आ गए हैं। जो रह गए हैं उनको आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी, आप इकोनॉमिस्ट हैं तो भी आप आके चर्चा कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल जानकार हैं, उस विषय के जानकार हैं, आप वहाँ पे आके पॉलिटिकल मॉडल के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम के आप जानकार हैं, एजुकेशन के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। पारिवारिक सिस्टम के आप जानकार हैं, पारिवारिक सिस्टम पर आप खुल के चर्चा कर सकते हैं। सामाजिक सिस्टम पर खुल के चर्चा कर सकते हैं। फिलॉसफी पे खुल के चर्चा कर सकते हैं। मैंने एक फिलॉसफी भी लिखी है अलग से, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। जो जितने भी दूसरी प्रकार की फिलॉसफी हैं उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप किसी फिलॉसफी के जानकार हैं, उस फिलॉसफी को वहाँ रखेंगे तो हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिलॉसफी किसी काम की नहीं है। अभी तक की फिलॉसफी भी सारी ऐसी हैं कि वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करती हैं और नैतिकता को आरोपित करती हैं, थोपती हैं आपको, आपसे बोलती हैं। सिस्टम सारा बनाया हुआ है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, सिस्टम सारा बनाया हुआ है कि आपको चोरी करनी पड़ेगी, सिस्टम सारा ऐसा बनाया हुआ है कि आपको हत्या, रेप, मर्डर ये सब करने पड़ेंगे। लेकिन ऊपर से आपको बताए जाएंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये तो देखो कि आदमी ऐसा कर क्यों रहा है। तो इन सब चीज़ों पर वहाँ पे खुल के डिस्कशन होता है। तो आप जो भी कोई आना चाहें, वक्ता के तौर पे आना चाहें, वक्ता के तौर पे आमंत्रित हैं। श्रोता के तौर पे आना चाहें, श्रोता के तौर पे आमंत्रित हैं। प्रश्नकर्ता के तौर पे आना चाहिए, प्रश्नकर्ता के तौर पर आमंत्रित हैं। वहाँ तीनों प्रकार से आप आमंत्रित हैं। आप भी किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, ये अधिकार भी आपके सबके पास है कि आपको अपने आसपास कोई लगता हो तो उसे आप आमंत्रित कर सकते हैं इस मंच पर, इन तीनों चीज़ों के लिए, वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता। इसको आप और ज़्यादा डिटेल में जितना देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो इतना ख़राब है। आदमी का दिमाग सारे दिन इसी में लगा रहता है, जोड़ तोड़ में, मूल्यांकन वाले में, कि कैसे यहाँ से आगे बढ़ूँ, उससे निकलूँ। अब चूँकि इसमें आप करेंगे, दूसरे की हानि करेंगे, दूसरे के सर पे पैर रखेंगे, तो सीधी सी बात है कि उसको शत्रु बनाएंगे, वो आपको शत्रु भाव में देखेगा। प्रेम की तो स्थापना ही नहीं होगी, शत्रुता की स्थापना होगी। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, ऐसी लाइफ का। और फिर कहेंगे कि आदमी ख़राब है, आदमी शत्रु हो गया या आदमी ख़राब है। नहीं भाई, ये सिस्टम सब कर रहा है। तो जैसा सिस्टम हम रखेंगे, जैसी व्यवस्था रखेंगे, हम लोगों की वैसी ही अवस्था हो जाएगी। आप सब लोगों का धन्यवाद।